2 साल में 137 प्लॉट, 168 एकड़ जमीन, सिर्फ 45 करोड़। और ये सब उन इलाकों में जहां सरकार आने वाले समय में खुद विकास करने वाली थी। ये किसी बड़े बिल्डर की कहानी नहीं है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अपने परिवार की। वो मोहन यादव जी जिनके मुखिया नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश से कहा था न खाता हूं न खाने दूंगा। लेकिन आज देश का आम आदमी पूछ रहा है कि मोदी जी, राम मंदिर ट्रस्ट में जो हेरा फेरी, जो चोरी हुई और उसके बाद उज्जैन की जो ये कहानी निकल कर आ रही है, जरा ये बताइए कि अगर सत्ता वालों का अपना परिवार विकास का सबसे बड़ा फायदा बटोरते दिखे तो जो वादा आपने हम लोगों से किया था, आम आदमी से किया था कि न खाएंगे न खाने देंगे, उस वादे पर भरोसा कैसे टिके? और वैसे भी कहानी सिर्फ भरोसे की नहीं है, जेब की है। क्योंकि इसी उज्जैन में एक मिडिल क्लास आदमी एक प्लॉट खरीदता है तो 20 साल तक ईएमआई भरता है, और उसी शहर में एक परिवार ने 2 साल में कई एकड़ जमीन खरीदी। और केवल जमीन खरीदने कहानी थोड़ी है, सवाल तो ये है ना कैसे खरीदी गई, कहां खरीदी गई, किस जानकारी पर खरीदी गई। और जो जानकारी निकली है वो आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है कि जहां सरकार के हाईवे आने वाली थी, जहां सरकार मास्टर प्लान में खेत की जमीन को रिहायशी कमर्शियल में बदलने वाली थी, जहां सिंघस की चौड़ी सड़कें बननी थी, यानी जहां पर आज मिट्टी का रेट है और भविष्य में वो रेट करोड़ों का होता, वहां पर जमीन खरीदी। तो क्या ये केवल इत्तेफाक है कि जो परिवार इससे खरीद रहा है उस परिवार का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है? क्या ये पहले से भांप लेने वाली अकल है, किस्मत है, या फिर अंदर की जानकारी का खेल? और यहीं से सारा सवाल भरोसे का उठना शुरू होता है। फिलहाल इन सवालों को लेकर मुख्यमंत्री का दफ्तर खामोश है, विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, चुप्पी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। लेकिन हमको लगा कि पूरी निष्पक्षता के साथ आज इस मामले को आपको समझाते हैं, और जो जरूरी सवाल है वो भी आप तक उठाते हैं, क्योंकि हम न लेफ्ट है न राइट, जहां जनता की खबर है बस वही है हम टाइट, यही हमारा इतना एजेंडा है। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारी ताकत, हमारे व्हाट्सएप चैनल जुड़े, हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो, भरोसा बढ़े, और फिर पूरी खबर हम आपको बताएं। और आप भी व्हाट्सएप पर अपनों के साथ इस खबर को शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और स्कैन लगा कर रखा है। अब सवाल है कि खरीद का पैमाना कितना बड़ा है मोहन यादव के परिवार की जमीन। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बात साफ कर देते हैं ताकि मोहन यादव के समर्थक जो हैं वो ये ना कहें कि भैया निष्पक्षता से निपटे। अभी आरोप है, कोर्ट का फैसला नहीं, ठीक, हम ये मानकर इस खबर को, सीएम और उनके दफ्तर ने अखबार के सवालों का अब तक कोई जवाब, ये बात हम जनता को बता रहे हैं। परिवार के करीबी लोग इशारों इशारों में जो अपने आईटी सेल के जरिए बात बढ़वा रहे हैं वो ये कि बरसों पुराना धंधा है, और ये बात आधी हद तक सही भी है, क्योंकि खरीद फरोख्त सिर्फ कुर्सी मिलने पर शुरू नहीं। मोहन यादव के शिक्षा मंत्री रहते यानी 2021 से 2023 के बीच भी परिवार ने अच्छी खासी जमीन खरीदी थी। मुख्यमंत्री बनने से पहले परिवार के पास एक रिपोर्ट के मुताबिक 179 एकड़ जमीन थी। इसलिए सिर्फ सीएम बनते ही उनकी जमीन जो है वो धड़ाधड़ बढ़ने लगी, ये एक तरफा कहानी है। लेकिन पूरी कहानी इसके आगे की है। 13 दिसंबर 2023 को जब मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, कुर्सी संभाली, उसके बाद जो आज खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल ने किया है उसके मुताबिक 2 साल में 137 प्लॉट और 168 एकड़ जमीन और जुड़ी, और वो कुल 45 करोड़। इस तरह परिवार से जुड़े नामों की कुल होल्डिंग जो है वो बढ़कर 335 एकड़ तक पहुंची। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि अकेले 2025 में जब उज्जैन में कुंभ से जुड़े स्थायी ढांचों के प्रस्तावों का स्थानीय विरोध चल रहा था, उस दौरान भी मुख्यमंत्री के परिवार ने 92 एकड़ और जमीन खरीदी। अब अगर धंधा पुराना भी मान ले हम लोग, जैसा कि मुख्यमंत्री के आसपास के लोग सोशल मीडिया पर अपने पेड कैंपेन से बता रहे हैं, तो भी रफ्तार और जगह दोनों को जोड़कर अपने आप में कई सवाल है। ये सवाल है कि भैया इतना तेज क्रोनोलॉजी है? चलिए, क्रोनोलॉजी हम समझते हैं परिवार वालों। खरीदा कौन जिसको लेकर ये आरोप लगा? तो किसी एक व्यक्ति की खरीद नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के नाम पर फैली खरीद नजर आती है। इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट छापी है उसमें जिन नामों का जिक्र है उसमें मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव जी, बेटे वैभव यादव की पत्नी शालिनी यादव, भाई नंदलाल यादव, नारायण यादव की पत्नी रेखा यादव, भतीजा अभय यादव और चचेरे भाई गोविंद तथा नीलेश यादव शामिल। जमीन इनके नाम पर है और परिवार से जुड़ी 4 रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए भी खरीदी गई, जिसमें श्री सिद्धिविनायक डेवकॉन्स प्रमुख होता। अब यहाँ पर बचाव पक्ष की तरफ से एक दलील आती है कि ये कंपनी मुख्यमंत्री बनने से पहले से चली, यानी ये कोई रातों रात खड़ी की गई चीज नहीं। ये सच है कि कानून हितों के टकराव करिए जितनी सख्ती से नजदीकी परिवार यानी पत्नी और बेटे पर लगता है, उतना दूर के रिश्तेदारों पर नहीं। इसलिए सबको एक तराजू में तौलना ठीक है। पर दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि जब खरीदने वालों में मुख्यमंत्री की पत्नी, बेटा, बहू और भाई शामिल हैं, तो पूरी तरह बाहरी रिश्तेदारों का निजी मामला कहकर कैसे अलग कर सकते हैं? नाम चाहे जितने अलग हो, सवाल लेकर एक ही पते पर आते हैं, वो है मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े। अब इस जमीन को लेकर बवाल क्यों? इस बवाल को समझने के लिए आपको मुख्यमंत्री के परिवार के साथ साथ इन सरकारी सड़कों से रिश्ते को समझना होगा। इस पूरी कहानी का सबसे चुभने वाला हिस्सा यही, और यही से आम जमीन खरीद फरोख्त से अलग करना है। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल कहती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी गई 168 एकड़ में से करीब 111 एकड़ ठीक उन सड़क परियोजनाओं के बगल में है जिनकी घोषणा मोहन यादव की सरकार ने की।
रिपोर्ट में उज्जैन, इंदौर, उज्जैन नागदा, उज्जैन बदनगर जैसे मार्गों पर और कई इलाके जैसे पांड्याखेड़ी इलाका है, यहां पर मास्टर प्लान 2035 के तहत जमीन का इस्तेमाल खेती से बदलकर रिहायशी और व्यवसायिक कर दिया गया। अगर आप अकेले पांड्याखेड़ी में बात करें तो परिवार ने करीब 18 एकड़ ऐसी जमीन खरीदी है जिसे नए सिरे से व्यवसायिक घोषित कर दिया। यानी सीधा सवाल यह है कि जब किसी सरकार के मुखिया को पहले से पता है कि कहां सड़क आएगी और कहां कीमत उछाली जाएगी और ठीक वहीं परिवार की जमीन निकल आए, तो क्या इसे आप अच्छी किस्मत कहेंगे? पर ईमानदारी से दूसरी तरफ की बात भी कर लेते हैं। इन परियोजनाओं के प्लान और नोटिफिकेशन 2019-20 से सार्वजनिक थे, यानी कोई गुप्त जानकारी नहीं थी। लेकिन सबसे अहम यह है कि अब तक रिपोर्ट में कोई ईमेल, मैसेज या गवाह या सीधा सबूत नहीं आया जो ये दिखाए कि अंदर की जानकारी का इस्तेमाल। फिलहाल ये सिर्फ टाइमिंग और इत्तेफाक पर है। सत्ता की सड़क और परिवार की जमीन का एक ही नक्शे पर मिल जाना सवाल खड़ा करता है, लेकिन क्योंकि जवाब जो है जांच के दायरे में, तो हम इसे आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप इसे मासूम इत्तेफाक मानते हैं या क्रोनोलॉजी को जोड़कर आपके दिमाग में कोई फैसला हो रहा है। वैसे जमीन मुनाफे में कैसे बदल रही है ये भी समझना जरूरी है। जमीन सिर्फ खरीद कर रखना एक बात है और उसे बड़ी कीमत पर मुनाफे बदलना दूसरी बात। रिपोर्ट के मुताबिक ये दूसरा कदम भी उठा, यानी जहां कल तक खेत थे वहां हाउसिंग कॉलोनियां, फ्लैट बनने की तैयारी। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के चचेरे भाई गोविंद यादव ने एक इलाके में कई सौदों से बड़ी जमीन जुटाकर उसे बिल्डर के साथ रेवेन्यू शेयर पर दिया। नीलेश यादव ने अपने एक ब्रांड के तहत कई हाउसिंग प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर कराए। इसका सीधा मतलब समझिए, सरकार सड़क बनाती है, उससे इलाके की कीमत बढ़ती है, बढ़ी हुई जमीन पर प्रोजेक्ट खड़ा होता है और मुनाफा उस परिवार की जेब में जाता है जिसका मुखिया मध्य प्रदेश की सरकार चला रहा है। अब अगर पूरा सिलसिला यही है तो फिर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है वो नाजायज नहीं है, ये हितों के टकराव का है। एक ही परिवार दोनों तरफ खड़ा, फैसला लेने वाली कुर्सी पर भी और फायदा उठाने वाली कतार में। और यही सवाल है कि क्या खाया गया है, फायदा उठाया गया है कुर्सी का? हालांकि यहां पर यह भी याद रखना होगा कि जमीन को विकसित करना अपने आप में गैर कानूनी है, बहुत सारे डेवलपर हैं। लेकिन आम आदमी को जो बात परेशान कर रही है वो ये कि भैया साधारण किसान जो होता है उसकी जमीन को सरकार सस्ते में लेती है और वो सालों साल मुआवजा मुकदमे में उलझा रहता है। लेकिन जो बड़मनई होता है, ताकतवर आदमी होता है, वो उसी विकास से मोटा पैसा कमाता है। सरकार कह रही है सड़क बना रहे, परिवार जो है उसको सीधा फायदा दिख रहा। अब यही सवाल है कि इसे सहयोग कहेंगे या सिस्टम का मिली भगत? और इन आरोपों में सच्चाई है, क्योंकि मोहन यादव के परिवार को लेकर जो स्कैम की बात चल रही है उसको लेकर विपक्ष तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, खुलकर कह रहा है कि सत्ता की सड़कें परिवार की संपत्ति। कुछ नेता तो मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया जमींदार कह रहे हैं। इन आरोपों के दम पर मुख्यमंत्री से उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, एक स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है। प्रदेश में विरोध लगातार तेज हो रहा है। सबसे चुभने वाला राजनीतिक सवाल यही है कि भैया मोदी जी कहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके वादे का क्या हुआ? हालांकि यहां पर संतुलन के लिए दो बात समझना जरूरी है। एक, अभी भी यह साबित नहीं हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया दिख तो रहा है। तो क्या जांच के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर? हालांकि हर शब्द को आंख मूंद कर सच मान लेना सही है, ये भी ठीक बात नहीं है। लेकिन इन आरोपों कि जब तक अदालत या किसी एजेंसी में साबित होने की बात आती है, सवाल यह है कि तब तक उस निष्पक्षता की जांच को लेकर क्या मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार है? क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए क्या जांच प्रभावित कर सकते हैं? और अगर उनके परिवार पर आरोप है और उनका कनेक्शन आ रहा है सारी क्रोनोलॉजी को लेकर, तो फिर विपक्ष का इस्तीफा मांगना क्या नाजायज है? किसी भी मामले को सिर्फ आरोप लगाने वालों की जबानी सुनना भी अलग गलत है, इसलिए बचाव पक्ष की बात भी कर लेते हैं। परिवार और सरकार के करीबी लोग ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट कारोबार बरसों पुराना है, मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले चला रहे थे, इसलिए हर खरीद को कुर्सी से जोड़ना गलत है। ये तर्क है कि वो निजी नागरिक हैं, सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री उनके परिवार के हैं, इसलिए कारोबार बंद कर दिए, ठीक है। चचेरे दूर के रिश्तेदारों के सौदों को सीधे सीएम दफ्तर से जोड़ने को भी वो गलत कह रहे हैं। बचाव की मजबूत बात वो ये कह रहे हैं कि ये सब चोरी छिपे नहीं किया, जमीन सरकारी रिकॉर्ड में खुली रजिस्ट्री के जरिए खरीदी गई। जिन परियोजनाओं की दुहाई दी जा रही है उनके प्लान भी सार्वजनिक थे, यानी ना कोई दस्तावेज छिपा था, ना खरीद अंधेरे में। परिवार ये कह रहा है कि सारे तर्क बेबुनियाद हैं। पर इनके सामने कुछ सवाल भी खड़े कि अगर कारोबार पहले से चल रहा था तो कुर्सी मिलते रफ्तार कैसे हुई, और वो भी ठीक सरकारी परियोजनाओं वाले इलाके में? और जब जवाब इतना आसान है तो सीएम दफ्तर ने अखबार के सवालों का जवाब देकर मामला रफा दफा क्यों नहीं किया? चुप्पी अपराध नहीं होती, पर सवालों के बीच की चुप्पी अक्सर और सवाल करती है। इसलिए जनता से हम ये कहेंगे कि हम और आप थोड़ा एक कदम पीछे हटते, कुछ सवाल रखते और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सत्ता में रहते हुए किसी परिवार का ठीक उन्हीं इलाकों में जमीन खरीदना जहां उसकी सरकार, क्या ये अच्छा है दिखने में? मोहन यादव जी मुख्यमंत्री रहते अगर उनके परिवार का विकास इतना तेज बढ़ा तो क्या पारदर्शिता की मांग पूरी तरह वाजिब नहीं है? हालांकि हम ये भी स्पष्ट करेंगे कि अब तक कोई अवैधता साबित नहीं। कुछ लोग इसे बीजेपी के अंदर की लड़ाई भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई गुट हैं। एक गुट तो शिवराज जी वर्सेस मोहन यादव का ही है, और भी बहुत सारे गुट। शिवराज जी के बहुत सारे काम मोहन यादव ने रोक दिए थे, तो क्या बीजेपी के अंदर से किसी ने लीक किया? क्या ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस के खुलासे से ज्यादा बीजेपी वर्सेस बीजेपी की है? तो बड़ी कहानी है।
इन सवालों के जवाब वक्त से आएंगे, लेकिन ये भी सच है कि हमारे देश रियल एस्टेट सिर्फ एक दल नहीं, लगभग हर पार्टी के नेता, उनके परिवार कहीं ना कहीं जुड़े क्योंकि उसमें पैसा बहुत पैसा। लेकिन क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं और ये खबर निकलकर सामने आई, इसके सवाल बहुत सारे हैं। और क्योंकि मोदी जी गए भी थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो चुप रहकर पुराना धंधा कहकर बात तो नहीं टलेगी। आखिरी फैसला हम आपके हाथ में छोड़ते हैं। कानून का फैसला आएगा, वो आएगा। आप भी देखिए और सोचिए कि आप लोग इससे पुराने कारोबार का अगला कदम मानते हैं या पद का फायदा। लेकिन एक बात पर शायद दोनों पक्ष सहमत होंगे कि सत्ता की सड़क हो या परिवार की जमीन, सच सिर्फ एक ईमानदार जांच से निकलेगा और ये सबसे जरूरी है। और इसी जांच से, ईमानदार जांच से, मोदी जी का बात भी सही होगा कि भाई ना खाएंगे ना खाने देंगे, वरना डाउट तो होगा। अयोध्या में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, और दोनों धर्म नकली है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या नजरिया है? मासूम इत्तेफाक या सिस्टम का साथ? कमेंट सेक्शन में